नमस्कार दोस्तों, यह है एनसीईआरटी की एनसीईआरटी की कक्षा 10 की पॉलिटिकल की पाठ्य पुस्तक है। ठीक है ना। इसमें अपना पाठ है अब राजनीतिक दल। आई बात समझ में। अध्याय कौन सा है ये? अध्याय 4 है। तो चलिए हर एक फैक्ट हर एक लाइन को आराम से समझते हुए याद करते चलते हैं। राजनीतिक दल, क्योंकि ऑथेंटिक बुक होती है, वहाँ से ही क्वेश्चन आने की ज़्यादा संभावना रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं। राजनीतिक दल कक्षा 10 से है। पॉलिटिकल राजनीतिक दल कथन कारण वाले क्वेश्चन आएंगे। परिचय। लोकतंत्र की अपनी इस यात्रा में हमने कई बार राजनीतिक दलों की चर्चा की है। कक्षा 9 में हमने देखा कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को बनाने, संविधान रचने, चुनावी राजनीति और सरकार के गठन तथा संचालन में राजनीतिक दलों की भूमिका होती है। इस पाठ्य पुस्तक में हमने राजनीतिक दलों की सत्ता के बंटवारे के वाहक और लोकतांत्रिक राजनीति में सामाजिक समूह की तरफ से मोल तोल करने वाले माध्यम के रूप में चर्चा की है। इस यात्रा को समाप्त करने से पहले आइए राजनीतिक दलों की प्रकृति और कामकाज के बारे में करीब से जानने की कोशिश करें, खासकर अपने देश के राजनीतिक दलों के बारे में। हमें दलों की ज़रूरत क्यों है? लोकतंत्र के लिए कितने दलों का होना बेहतर है? इसी संदर्भ में हम मौजूदा समय के राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का परिचय देंगे और साथ ही यह देखने का प्रयास करेंगे कि राजनीतिक दलों के साथ क्या खामियां जुड़ी है और इन्हें दूर करने के लिए क्या किया जा सकता है। दोबारा से देख ले भाई, है ना। पाठ का नाम है राजनीतिक दल, है ना। पार्टी उनके बारे में है। परिचय। लोकतंत्र की अपनी इस यात्रा में हमने कई बार राजनीतिक दलों की चर्चा की है। कक्षा 9 में हमने देखा कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को बनाने, संविधान रचने, चुनावी राजनीति और सरकार के गठन तथा संचालन में राजनीतिक दलों की भूमिका होती है। राजनीतिक दलों की भूमिका होती है। इस पाठ्य पुस्तक में हमने राजनीतिक दलों की सत्ता के बंटवारे के वाहक और लोकतांत्रिक राजनीति में सामाजिक समूहों की तरफ से मोल तोल करने वाले माध्यम के रूप में चर्चा की है। सामाजिक समूह की तरफ से मोल तोल करने वाले माध्यम के रूप में चर्चा की। इस यात्रा को समाप्त करने से पहले आइए राजनीतिक दलों की प्रकृति और कामकाज के बारे में करीब से जानने की कोशिश करें, खासकर अपने देश के राजनीतिक दलों के बारे में। हमें दलों की ज़रूरत क्यों है? लोकतंत्र के लिए कितने दलों का होना बेहतर है? इसी संदर्भ में हम मौजूदा समय के राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का परिचय देंगे और साथ ही यह देखने का प्रयास करेंगे कि राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का कि राजनीतिक दलों के साथ क्या क्या खामी जुड़ी है और उन्हें दोनों क्या किया जा सकता। इस संदर्भ में हम मौजूदा समय के राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का परिचय देंगे और साथ ही यह देखने का प्रयास करेंगे कि राजनीतिक दलों के साथ क्या खामियां जुड़ी है और इन्हें दूर करने के लिए क्या किया जा सकता है। राजनीतिक दलों की जरूरत क्यों? राजनीतिक दलों की जरूरत क्यों? किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की संस्थाओं में राजनीतिक दल अलग से दिखाई देते हैं। यहाँ से पढ़ने को तो ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं है, वही पार्टियों के बारे में बता रहा है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन आएगा वो समझ पे आधारित आएगा। यहाँ पर ऑप्शन दे देगा वो 4 कि बताइए निम्न में कौन से कथन सत्य है। यहाँ पर कथन कारण वाला दे देगा कि बताइए कारण कथन की व्याख्या कर रहा है या नहीं कर रहा है, ऐसे आएगा। आई बात समझ में। बहुत बढ़िया शानदार, लेकिन समझ पे आधारित होगा वो, अगर तभी कर पाएंगे जब इसको अपन ढंग से पढ़ेंगे। ठीक है। राजनीतिक दलों की ज़रूरत क्यों? किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की संस्थाओं में राजनीतिक दल अलग से दिखाई देते हैं। अधिकतर आम नागरिकों के लिए लोकतंत्र का मतलब राजनीतिक दल ही है। अगर आप देश के दूर दराज के और ग्रामीण इलाकों में जाएं और कम पढ़े लिखे लोगों से बात करें तो संभव है कि आपको ऐसे लोग मिलें जिन्हें संविधान के बारे में या सरकार के स्वरूप बारे में कुछ भी मालूम नहीं हो। सही है भाई, कुछ भी नहीं जानते वो हैं, कुछ भी मालूम नहीं हो। बहरहाल राजनीतिक दलों के बारे में उन्हें ज़रूर कुछ न कुछ मालूम होता है, लेकिन पार्टियों के बारे में हर कोई कुछ न कुछ जानता है। तो इसका मतलब यह नहीं है कि पार्टियां बहुत लोकप्रिय है। अधिकतर लोग आमतौर पर दलों के बारे में खराब राय रखते हैं। अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था और राजनीतिक जीवन की हर बुराई के लिए वे दलों को ही जिम्मेदार मानते हैं। सामाजिक और राजनीतिक विभाजनों
के लिए भी दलों को ही दोषी माना जाता है। ऐसे में यह सवाल स्वाभाविक रूप से उठता है, क्या हमें सचमुच राजनीतिक दलों की ज़रूरत है? करीब 100 साल पहले दुनिया के बस कुछ ही देशों में और वह गिनती के राजनीतिक दल थे। आज गिनती के ही देश ऐसे हैं जहाँ राजनीतिक दल नहीं है। दुनिया भर के लोकतांत्रिक देशों में राजनीतिक दल इतने सर्वव्यापी हो गए हैं। आइए सबसे पहले इस सवाल का जवाब दें कि राजनीतिक दल क्या है और वे क्या करते हैं। उनकी ज़रूरत पर चर्चा इसके बाद होगी। ठीक है, राजनीतिक दल क्या है और वे क्या करते हैं। राजनीतिक दल का अर्थ है, ये देखिए चित्र बना रखे हैं भाई साहब पार्टी के, अलग अलग पार्टी के हैं ये। ऊपर से देखते हैं ये कोई वो है घर, पेट्रोल बोल सकते हैं इसको ना, लेकिन कपरेल का है। दीवार रंग रखी है इसकी भाई, हाथ है ना। और ये कोई अलग पार्टी है और ये कोई अलग पार्टी है। हाँ हाँ, तमिल में ऐसा है थे। ये बना रहे थे कि ये दीवार के पीछे बना रहे हैं। बढ़िया बना रहे हैं पेंटिंग। चुनाव आयोग ने चुनाव के समय दीवार लेखन पर रोक लगा दी है। अधिकांश दलों का कहना है कि यह चुनाव प्रचार का सबसे सस्ता तरीका था। चुनाव के समय दीवारों का नज़ारा देखने लायक होता था। यहाँ तमिलनाडु से दीवार लेखन के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। अब पढ़ते हैं राजनीतिक दल का अर्थ। राजनीतिक दल को लोगों के एक ऐसे संगठित समूह के रूप में समझा जा सकता है जो चुनाव लड़ने और सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करता है। समाज के सामूहिक हित को ध्यान में रखकर यह समूह कुछ नीतियाँ और कार्यक्रम तय करता है। सामूहिक हित एक विवादास्पद विचार है, इसे लेकर सबकी राय अलग अलग होती है। इसी आधार पर दल लोगों को यह समझाने का प्रयास करते हैं कि उनकी नीतियाँ औरों से बेहतर है। वे लोगों का समर्थन पाकर चुनाव जीतने के बाद उन नीतियों को लागू करने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार दल किसी समाज के बुनियादी राजनीतिक विभाजन को भी दर्शाते हैं। पार्टी समाज के किसी एक हिस्से से संबंधित होती है, इसलिए उसका नज़रिया समाज के उस वर्ग समुदाय विशेष की तरफ झुका होता है। पार्टी समाज के किसी एक हिस्से से संबंधित होती है, इसलिए उसका नज़रिया समाज के उस वर्ग या समुदाय विशेष की तरफ झुका होता है। किसी दल की पहचान उसकी नीतियों और उसके सामाजिक आधार से तय होती है। राजनीतिक दल के 3 प्रमुख हिस्से हैं। एक है नेता, सक्रिय सदस्य और अनुयायी या समर्थक। नेता, सक्रिय सदस्य, अनुयायी या समर्थक। राजनीतिक दल के कार्य। राजनीतिक दल है ना, यही है। राजनीतिक दल क्या करते हैं? मूलतः राजनीतिक दल राजनीतिक पदों को भरते हैं और राजनीतिक सत्ता का इस्तेमाल करते हैं। दल इस काम को कई तरह से करते हैं। पहला तो है कार्य आ रहे हैं राजनीतिक दल के, यानी पार्टी के कार्य बोल सकते हैं अपन, जैसे कि भाजपा पार्टी, कांग्रेस पार्टी, है ना। दल चुनाव लड़ते हैं। अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में चुनाव राजनीतिक दलों द्वारा खड़े किए गए उम्मीदवारों के बीच लड़ा जाता है। राजनीतिक दल उम्मीदवारों का चुनाव कई तरीकों से करते हैं। अमेरिका जैसे कुछ देशों में उम्मीदवार का चुनाव दल के सदस्य और समर्थक करते हैं। उम्मीदवार का चुनाव दल के सदस्य और समर्थक करते हैं। अब इस तरह से उम्मीदवार चुनने वाले देशों की संख्या बढ़ती जा रही है। मतलब राजनीतिक दल उम्मीदवारों का चुनाव कई तरीकों से करते हैं। अमेरिका जैसे कुछ देशों में उम्मीदवार का चुनाव
दल के सदस्य और समर्थक करते हैं। अब इस तरह से उम्मीदवार चुनने वाले देशों की संख्या बढ़ती जा रही है। अन्य देशों जैसे भारत में दलों के नेता ही उम्मीदवार चुनते हैं। पूछ लेगा वो कि ये बताइए अमेरिका में क्या कौन सी व्यवस्था है। अमेरिका में जैसे कुछ देशों में उम्मीदवार का चुनाव दल के सदस्य और समर्थक करते हैं। उम्मीदवार का चुनाव कौन करता है अमेरिका में? दल के सदस्य और समर्थक। अच्छा है ना। अब इस तरह से उम्मीदवार चुनने वाले देशों की संख्या बढ़ती जा रही है। अन्य देशों जैसे भारत में दलों के नेता ही उम्मीदवार चुनते हैं, लेकिन यहाँ है दल के सदस्य और समर्थक है, लेकिन अपने देश में है सिर्फ दलों के नेता ही उम्मीदवार चुनते हैं। दल अलग अलग नीतियों और कार्यक्रमों को मतदाताओं के सामने रखते हैं और मतदाता अपनी पसंद की नीतियाँ और कार्यक्रम चुनते हैं। देश के लिए कौन सी नीतियाँ ठीक है, इस बारे में हम में से सभी की राय अलग अलग हो सकती है, पर कोई भी सरकार इतने अलग अलग विचारों को एक साथ लेकर नहीं चल सकती। लोकतंत्र में समान या मिलते जुलते विचारों को एक साथ लाना होता है ताकि सरकार की नीतियों को एक दिशा दी जा सके। पार्टियां यही काम करती है। क्या करती है? मिलते जुलते विचारों को एक साथ लाना होता है ताकि सरकार की नीतियों को एक दिशा दी जा सके। पार्टियां यही काम करती है। पार्टियां तरह तरह के विचारों को कुछ बुनियादी राय तक समेट लाती है जिनका भी समर्थन करती है। सरकार प्राय शासक दल की राय के अनुरूप अपनी नीतियां तय करती है। दोबारा देख ले भाई। पर कोई भी सरकार इतने अलग अलग विचारों को एक साथ लेकर नहीं चल सकती। लोकतंत्र में समान या मिलते जुलते विचारों को एक साथ लाना होता है ताकि सरकार की नीतियों को एक दिशा दी जा सके। पार्टियां यही काम करती है। पार्टियां तरह तरह के विचारों को कुछ बुनियादी राय तक समेट लाती है जिनका भी समर्थन करती है। सरकार प्राय शासक दल की राय के अनुरूप अपनी नीतियां तय करती है। थर्ड है, पार्टियां देश के कानून निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाती है। कानूनों पर औपचारिक बहस होती है और उन्हें विधायिका में पास करवाना पड़ता है, लेकिन विधायिका के अधिकतर सदस्य किसी न किसी दल के सदस्य होते हैं। इस कारण वे अपने दल के नेता के निर्देश पर फैसला करते हैं। 4 है, दल ही सरकार बनाते हैं और चलाते हैं। हमने पिछले साल पढ़ा था कि नीतियों और बड़े फैसलों के मामले में निर्णय राजनेता ही लेते हैं और ये नेता विभिन्न दलों के होते हैं। दल ही सरकार बनाते और चलाते हैं। हमने पिछले साल पढ़ा था कि नीतियों और बड़े फैसलों के मामले में निर्णय राजनेता ही लेते हैं और ये नेता विभिन्न दलों के होते हैं। पार्टियां नेता चुनती है, उनको प्रशिक्षित करती है और फिर पार्टी के सिद्धांत और कार्यक्रम के अनुसार फैलने के लिए उन्हें मंत्री बनाती है ताकि वे पार्टी की इच्छा सरकार चला सके। चुनाव हारने वाले दल शासक दल के विरोधी पक्ष की भूमिका निभाते हैं। चुनाव हारने वाले दल शासक दल के विरोधी पक्ष की भूमिका निभाते हैं। सरकार की यानी विपक्ष सरकार की गलत नीतियों और असफलताओं की आलोचना करने के साथ वह अपनी अलग राय भी रखते हैं। विपक्षी दल सरकार के खिलाफ आम जनता को भी गोलबंद करते हैं। जनमत निर्माण में दल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे मुद्दों को उठाते और उन पर बहस करते हैं। विभिन्न दलों के लाखों कार्यकर्ता देश भर में बिखरे होते हैं। विभिन्न दलों के लाखों कार्यकर्ता देश भर में बिखरे होते हैं। समाज के विभिन्न वर्गों में उनके मित्र संगठन या दबाव समय की काम करते रहते हैं। दल कई दफ़े लोगों की समस्याओं को लेकर आंदोलन भी करते हैं। अक्सर विभिन्न दलों द्वारा रखी जाने वाली राय के इर्द गिर्द ही समाज के लोगों की राय बनती जाती है। अक्सर विभिन्न दलों द्वारा रखी जाने वाली राय के इर्द गिर्द ही समाज के लोगों की राय बनती जाती है।
दल की सरकारी मशीनरी और सरकार द्वारा चलाए जाने वाले कल्याण कार्यक्रमों तक लोगों की पहुंच बनाते हैं दल ही। एक साधारण नागरिक के लिए किसी सरकारी अधिकारी की तुलना में किसी राजनीतिक कार्यकर्ता से जान पहचान बनाना, उससे संपर्क साधना आसान होता है। इसी कारण लोग दलों पर पूरा विश्वास न करते हुए भी उन्हें अपने करीब मानते हैं। दलों को भी हर हाल में लोगों की मांगों और जरूरत पर ध्यान देना होता है, वरना अगले चुनाव में लोग उन्हें धूल चटा सकते हैं। सही बात है। ठीक है, मान लिया कि हम राजनीतिक दलों के बगैर नहीं रह सकते, पर ज़रा यह बताइए कि किस आधार पर जनता किसी राजनीतिक दल का समर्थन करती है? किस आधार पर? राजनीतिक दल की ज़रूरत। इतने आड़े वक्त में हमारे सारे नेता कहाँ चले गए? इतने आड़े वक्त में हमारे सारे नेता कहाँ चले गए? तो आप मुझसे सहमत हैं कि दल पक्षपाती होते हैं, भेदभाव और फूट डालते हैं। दल लोगों को बांटने के अलावा और कुछ नहीं करते, यही उनका असली काम है। खुद को सर्वश्रेष्ठ बनाने का काम करते हैं ये तो, ठीक है ना, एक दूसरे के खिलाफ। राजनीतिक दल की ज़रूरत। है ना भाई, ये पढ़ना है अब। राजनीतिक दल की ज़रूरत। दलों के काम की सूची में से उस सवाल का जवाब मिलता है जो इस खंड की शुरुआत में पूछा गया था। दरअसल में हमें राजनीतिक दलों की ज़रूरत इन्हीं कामों के लिए है, पर हमें अभी भी इस सवाल को पूछने की ज़रूरत है कि आधुनिक लोकतंत्र राजनीतिक दलों के बिना क्यों नहीं चल सकता। बात सही है, क्यों नहीं चल सकता? दलों के बिना क्या स्थिति होगी, इसकी कल्पना करके ही हम उनकी ज़रूरत को समझ सकते हैं। अगर दल न हो तो सारे उम्मीदवार स्वतंत्र या निर्दलीय होंगे, तब इनमें से कोई भी बड़े नीतिगत बदलाव के बारे में लोगों से चुनावी वादे करने की स्थिति में नहीं होगा। सरकार बन जाएगी, पर उसकी उपयोगिता संदिग्ध होगी। निर्वाचित प्रतिनिधि सिर्फ अपने निर्वाचन क्षेत्रों में किए गए कामों के लिए जवाबदेह होंगे, लेकिन देश कैसे चले इसके लिए कोई उत्तरदायी नहीं होगा। शासक दल, जिस दल का शासन हो यानी जिसकी सरकार बनी हो, वह है शासक दल। ठीक है। लेकिन देश कैसे चले इसके लिए कोई उत्तरदायी नहीं होगा। अब यह पढ़ना है। हम गैर दलीय आधार पर होने वाले पंचायत चुनावों को उदाहरण सामने रखकर भी इस बात की परख कर सकते हैं। हालांकि क्या बोल रहा है, गैर दलीय आधार पर होने वाले पंचायत चुनावों को उदाहरण सामने रखकर भी इस बात की परख कर सकते हैं। हालांकि इन चुनावों में दल औपचारिक रूप से अपने उम्मीदवार नहीं खड़े करते, लेकिन हम पाते हैं कि चुनाव के अवसर पर पूरा गांव कई खेमों में बंट जाता है और हर खेमा सभी पदों के लिए अपने उम्मीदवारों का पैनल उतारता है। राजनीतिक दल भी ठीक यही काम करते हैं। यही कारण है कि हमें दुनिया के लगभग सभी देशों में राजनीतिक दल नज़र आते हैं, चाहे वह देश बड़ा हो या छोटा, नया हो या पुराना, विकसित हो या विकासशील। राजनीतिक दलों का उदय प्रतिनिधित्व पर आधारित लोकतांत्रिक व्यवस्था के उभार के साथ जुड़ा है। हम पढ़ चुके हैं कि बड़े समाजों के लिए प्रतिनिधित्व आधारित लोकतंत्र की जरूरत होती है। जब समाज बड़े और जटिल हो जाते हैं, तब उन्हें विभिन्न मुद्दों पर अलग अलग विचारों से समेटने और सरकार की नज़र में लाने के लिए किसी माध्यम या एजेंसी की ज़रूरत होती है। विभिन्न जगहों से आए प्रतिनिधियों को साथ करने की ज़रूरत होती है।
ताकि एक जिम्मेदार सरकार का गठन हो सके। उन्हें सरकार का समर्थन करने या उस पर अंकुश रखने, नीतियाँ बनवाने और नीतियों का समर्थन अथवा विरोध करने के लिए उपकरणों की जरूरत होती है। उन्हें सरकार का समर्थन करने या उस पर अंकुश रखने, नीतियाँ बनवाने और नीतियों का समर्थन अथवा विरोध करने के लिए उपकरणों की जरूरत होती है। प्रत्येक प्रतिनिधि सरकार ही ऐसी जो भी ज़रूरतें होती है, राजनीतिक दल उनको पूरा करते हैं। 1 मिनट यहाँ से ले लें। अलग अलग विचारों को समेटने और सरकार की नज़र में लाने के लिए किसी माध्यम या एजेंसी की ज़रूरत होती है। विभिन्न जगहों से आए प्रतिनिधियों को साथ करने की ज़रूरत होती है ताकि एक जिम्मेदार सरकार का गठन हो सके। उन्हें सरकार का समर्थन करने या उस पर अंकुश रखने, नीतियाँ बनवाने और नीतियों का समर्थन अथवा विरोध करने के लिए उपकरणों की जरूरत होती है। प्रत्येक प्रतिनिधि सरकार की ऐसी जो भी ज़रूरत होती है, राजनीतिक दल उनको पूरा करते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि राजनीतिक दल लोकतंत्र की एक अनिवार्य शर्त है। कितने राजनीतिक दल? लोकतंत्र में नागरिकों का कोई भी समूह राजनीतिक दल बना सकता है। इस औपचारिक अर्थ में सभी देशों में बहुत से राजनीतिक दल हैं। भारत में ही चुनाव आयोग में नाम पंजीकृत करने वाले दलों की संख्या, भारत में ही चुनाव आयोग में नाम पंजीकृत कराने वाले दलों की संख्या 750 से ज़्यादा है। कितने? 750 से ज़्यादा। यानी कितनी पार्टियां हैं भाई? 750 से ज़्यादा है। लेकिन हर दल चुनाव में गंभीर चुनौती देने की स्थिति में नहीं होता। चुनाव जीतने और सरकार बनाने की होड़ में आमतौर पर कुछ एक पार्टियां ही सक्रिय होती है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि लोकतंत्र की बेहतरी के लिए कितने दलों का होना अच्छा है। कई देशों में सिर्फ एक ही दल को सरकार बनाने और चलाने की अनुमति है। इस कारण उन्हें एक दलीय शासन व्यवस्था कहा जाता है। कक्षा 9 में हमने देखा था कि चीन में सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी को शासन करने की अनुमति है। हालांकि कानूनी रूप से वहाँ भी लोगों को राजनीतिक दल बनवाने की आज़ादी, पर वहाँ की चुनाव प्रणाली सत्ता के लिए स्वतंत्र प्रतिद्वंद्विता की अनुमति नहीं देती। इसलिए लोगों को नया राजनीतिक दल बनाने का कोई लाभ नहीं दिखता और इसलिए कोई नया दल नहीं बन पाता। दल बनाने को कोई लाभ नहीं दिखता और इसलिए कोई नया दल नहीं बन पाता। हम एक दलीय व्यवस्था को अच्छा विकल्प नहीं मान सकते क्योंकि यह लोकतांत्रिक विकल्प नहीं है। लोकतांत्रिक विकल्प नहीं है। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में कम से कम 2 दलों की राजनीतिक सत्ता के लिए चुनाव में प्रतिद्वंद्विता करने की अनुमति तो होनी ही चाहिए। साथ ही उन्हें सत्ता में आ सकने का पर्याप्त अवसर भी रहना चाहिए। कुछ एक देशों में सत्ता आमतौर पर 2 मुख्य दलों के बीच ही बदलती रहती है। वहाँ अनेक दूसरी पार्टियाँ हो सकती है, वे भी चुनाव लड़कर कुछ सीटें जीत सकती है। बीच ही बदलती रहती है, ठीक है। वहाँ अनेक दूसरी पार्टियाँ हो सकती है, वे भी चुनाव लड़कर कुछ सीटें जीत सकती है, पर सिर्फ 2 ही दल बहुमत पाने और सरकार बनाने के प्रबल दावेदार होते हैं। अमेरिका और ब्रिटेन में ऐसी ही 2 दलीय व्यवस्था है। ये क्वेश्चन आ चुका है। वो ये पूछेगा, बताइए एक दलीय व्यवस्था कहाँ है? रूस, चीन, अमेरिका, ब्रिटेन। चीन। रूस का पता नहीं है यार। और अमेरिका और ब्रिटेन में 2 दलीय है, 2 दलीय। जब अनेक दल सत्ता के लिए होड़ में हो और 2 दलों से ज़्यादा के लिए अपने दम पर या दूसरों से गठबंधन करके सत्ता में आने का ठीक ठाक अवसर हो तो इसे बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं। दम पर या दूसरों से गठबंधन करके सत्ता में आने का ठीक ठाक अवसर हो तो इसे बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं। भारत में भी ऐसी ही बहुदलीय व्यवस्था है। इस व्यवस्था में कई दल गठबंधन बनाकर भी सरकार बना सकते हैं। इस व्यवस्था में कई दल गठबंधन बनाकर भी सरकार बना सकते हैं। जैसे कि अब एक संगठन बनाया क्या, इंडिया, INDIA, जिसमें कांग्रेस और जाने कौन कौन से दल हैं जो सभी एक हो गए हैं।
ठीक। भारत में भी ऐसी ही बहुदलीय व्यवस्था है। इस व्यवस्था में कई दल गठबंधन बनाकर भी सरकार बना सकते हैं। जब किसी बहुदलीय व्यवस्था में अनेक पार्टियां चुनाव लड़ने और सत्ता में आने के लिए आपस में हाथ मिला लेती है तो इसे गठबंधन या मोर्चा कहा जाता है। जैसे 2004 में संसदीय चुनाव में भारत में ऐसे 3 प्रमुख गठबंधन थे 2004 में, जैसे एक राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन और वाम मोर्चा। ये 3 थे भाई 2004 में। अक्सर बहुदलीय व्यवस्था बहुत घालमेल वाली लगती है। घालमेल मतलब, और देश को राजनीतिक अस्थिरता की तरफ ले जाती है। पर इसके साथ ही इस प्रणाली में विभिन्न हितों और विचारों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिल जाता है। तो इनमें से कौन सी प्रणाली बेहतर है? अक्सर पूछे जाने वाले इस सवाल का संभवतः सबसे अच्छा जवाब यही होगा कि यह कोई बहुत अच्छा सवाल नहीं है। मतलब इनमें से कौन सी प्रणाली बेहतर है? अक्सर पूछे जाने वाले इस सवाल का संभवतः सबसे अच्छा जवाब यही होगा कि यह कोई बहुत अच्छा सवाल नहीं है। आई बात समझ में? दलीय व्यवस्था का चुनाव करना किसी मुल्क के हाथ में नहीं है। यह एक लंबे दौर के कामकाज के बाद खुद विकसित होती है और इसमें समाज की प्रकृति, इसके राजनीतिक विभाजन, राजनीति का इतिहास और इसकी चुनावी प्रणाली सभी चीज़ें अपनी भूमिका निभाती है। इसे बहुत जल्दी बदला नहीं जा सकता। हर देश अपनी विशेष परिस्थितियों के अनुरूप दलीय व्यवस्था विकसित करता है। जैसे अगर भारत में बहुदलीय व्यवस्था है तो इसका कारण यह है कि 2-3 पार्टियां इतने बड़े मुल्क की सारी सामाजिक और भौगोलिक विविधताओं को समेट पाने में अक्षम है। अगर भारत में बहुदलीय व्यवस्था है तो उसका कारण यह है कि 2-3 पार्टियां इतने बड़े मुल्क की सारी सामाजिक और भौगोलिक विविधताओं को समेट पाने में अक्षम है। हर मुल्क और हर स्थिति में कोई एक ही आदर्श प्रणाली चले, यह संभव नहीं। ये नेता गठबंधन जैसी चीज़ को कैसे संभाल लेते हैं? मुझे तो सारी पार्टियों के नाम तक याद नहीं रहते। बात तो सही है भाई। फिर राजनीतिक दलों की गतिविधियाँ दर्शाने वाली इन तस्वीरों का वर्गीकरण करें। ऊपर बताई गई गतिविधियों से संबंधित अपने इलाके की कोई तस्वीर या खबर की कर्तन ढूंढिए। जब एक है ना, भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ता प्याज और रसीगैस की कीमत बढ़ने के विरोध में प्रदर्शन करती हुई। भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ता है ये, ठीक है। विरोध कर रही हैं किसकी? प्याज और रसोई की कीमतें बढ़ने के विरोध में। जहरी शराब पीने से मरे व्यक्तियों के परिवार को 1 लाख रुपए का चेक देते मंत्री। जहरीली शराब। इसके बाद में थर्ड है, कोरिया की कंपनी पोस्को को ओडिशा से लोहे अयस्क निर्यात करने की अनुमति देने पर। कोरिया की कंपनी पोस्को को ओडिशा से लोहे अयस्क निर्यात करने की अनुमति देने पर राज्य सरकार के खिलाफ माकपा, भाजपा, ओजीपी और जद एस के कार्यकर्ता जुलूस निकालते हुए। कौन कौन आ गए? माकपा के भी आ गए है ना, भाकपा के भी आ गए। भाजपा अलग है, भाकपा अलग है, ठीक है ना। माकपा, भाजपा ने माकपा, भाकपा, ओजीपी और जद एस के कार्यकर्ता जुलूस निकालते हुए। ठीक, आगे चलते हैं। है ना, पढ़ लिया नहीं अपन ने? आदर्श प्रणाली चले यह संभव नहीं। हर मुल्क और हर स्थिति में कोई एक ही आदर्श प्रणाली चले यह संभव नहीं। अब है राजनीतिक दलों में जन भागीदारी। ठीक,
राजनीतिक दलों में जनभागीदारी। अक्सर कहा जाता है कि राजनीतिक दल संकट से गुजर रहे हैं क्योंकि जनता उन्हें सम्मान की नज़र से नहीं देखती। राजनीतिक दलों में जनभागीदारी। अक्सर कहा जाता है कि राजनीतिक दल संकट से गुजर रहे हैं क्योंकि जनता उन्हें सम्मान की नज़र से नहीं देखती। बात तो सही है। उपलब्ध प्रमाण बताते हैं कि यह बात आंशिक रूप से ही सही है। बड़े नमूना नहीं, ये बात भी सही है भाई, आंशिक रूप से ही सही है। काफ़ी खूब सपोर्टर होते हैं। कोई भाजपा का सपोर्टर होता है, कोई कांग्रेस का सपोर्टर होता है, कोई किसका सपोर्टर होता है। ठीक है, आंशिक रूप से ही सही है। बड़े नमूनों पर आधारित और कई दशकों तक चले सर्वेक्षण के तथ्य बताते हैं कि दक्षिण एशिया की जनता राजनीतिक दलों पर बहुत भरोसा नहीं करती। अब है राजनीतिक दलों में जनभागीदारी। ठीक है ना, तो एक बार देख लेते हैं। ये पढ़ दिया अपन ने, है ना। ठीक, वोट फॉर, फिर इसके बाद में ये देख चुके हैं अपन, है ना, कितने राजनीतिक दल। फिर शासक दल क्या है? जिस दल का शासन हो, यानी कि जिसकी सरकार बनी हो। ठीक है, मान लिया कि हम राजनीतिक दलों के बगैर नहीं रह सकते, पर ज़रा यह बताइए कि किस आधार पर जनता किसी राजनीतिक दल का समर्थन करती है ना। नेता, सक्रिय सदस्य और अनुयायी या समर्थक। राजनीतिक दल के कार्य। फिर राजनीतिक दल का अर्थ है। तो आप मुझसे सहमत हैं कि दल पक्षपाती होते हैं, भेदभाव और फूट डालते हैं। दल लोगों को बांटने के अलावा और कुछ नहीं करते, यही उनका असली काम है। राजनीतिक दलों की ज़रूरत क्यों? ठीक, ये है अध्याय 4, राजनीतिक दल। अब चलते हैं अपना जो चल रहा है उस पर। यह है राजनीतिक दलों में जनभागीदारी। अक्सर कहा जाता है कि राजनीतिक दल संकट से गुजर रहे हैं क्योंकि जनता उन्हें सम्मान की नज़र से नहीं देखती। उपलब्ध प्रमाण बताते हैं कि यह बात आंशिक रूप से ही सही है। बड़े नमूने पर आधारित और कई दशकों तक चले सर्वेक्षण के तथ्य बताते हैं कि दक्षिण एशिया की जनता राजनीतिक दलों पर बहुत भरोसा नहीं करती। जो लोग दलों पर एकदम बहुत भरोसा नहीं के पक्ष में बोले, उनका अनुपात कुछ भरोसा या पूरा भरोसा बताने वालों से काफ़ी ज़्यादा था। दक्षिण एशिया की जनता राजनीतिक दलों पर बहुत भरोसा नहीं करती। तो जो लोग दलों पर एकदम भरोसा नहीं या बहुत भरोसा नहीं के पक्ष में बोले, उनका अनुपात कुछ भरोसा या पूरा भरोसा बताने वालों से काफ़ी ज़्यादा था। बहुत भरोसा नहीं के पक्ष में बोले, उनका अनुपात कुछ भरोसा या पूरा भरोसा बताने वालों से काफ़ी ज़्यादा था। ठीक है, यही बात ज़्यादातर लोकतंत्रों पर लागू होती है। पूरी दुनिया में राजनीतिक दल ही एक ऐसी संस्था है जिस पर लोग सबसे कम भरोसा करते हैं। बहरहाल राजनीतिक दलों के कामकाज में लोगों की भागीदारी का स्तर काफ़ी ऊंचा है। खुद को किसी राजनीतिक दल का सदस्य बताने वाले भारतीयों का अनुपात कनाडा, जापान, स्पेन और दक्षिण कोरिया जैसे विकसित देशों से भी ज़्यादा है। कनाडा, जापान, स्पेन और दक्षिण कोरिया जैसे विकसित देशों से भी ज़्यादा है। राजनीतिक दल का सदस्य बताने वाले भारतीयों का अनुपात। पिछले 3 दशकों के दौरान भारत में राजनीतिक दलों की सदस्यता का अनुपात धीरे धीरे बढ़ता गया। खुद को किसी राजनीतिक दल का करीबी बताने वालों का अनुपात भी इसी अवधि में बढ़ता गया। ठीक, थोड़े से उतार चढ़ाव के बावजूद भारत में लोगों के दलगत जुड़ाव में बढ़ोतरी हुई। अपने को किसी पार्टी से जोड़कर देखने वाले लोगों की संख्या, विभिन्न दलों की सदस्य संख्या दक्षिण एशिया के शेष विश्व की अपेक्षा कहीं ज़्यादा है। खुद को किसी दल का सदस्य बताने वाले लोगों की संख्या, ये क्या है? राष्ट्रीय दल से शुरू होगा अब अपना चैप्टर है, जब कम कर ले। खुद को किसी राजनीतिक दल का करीबी बताने वालों का अनुपात भी इस अवधि में बढ़ता गया। थोड़े से उतार चढ़ाव के बावजूद भारत में लोगों के दलगत जुड़ाव में बढ़ोतरी हुई। अपने को किसी पार्टी से जोड़कर देखने वाले
लोगों की संख्या, लोगों की संख्या, विभिन्न दलों की सदस्य संख्या दक्षिण एशिया में शेष विश्व की अपेक्षा कहीं ज़्यादा है। थोड़े से उतार चढ़ाव के बावजूद भारत में लोगों के दलगत जुड़ाव में बढ़ोतरी हुई है। अपने को किसी पार्टी से जोड़कर देखने वालों लोगों की संख्या, ठीक है, विभिन्न दलों की सदस्य संख्या दक्षिण एशिया में शेष विश्व की अपेक्षा कहीं ज़्यादा है। खुद को किसी दल का सदस्य बताने वाले लोगों की संख्या, भारत में पार्टी सदस्यता बड़ी है। दक्षिण एशिया, पूरा भरोसा, कुछ भरोसा, बहुत भरोसा नहीं, एकदम भरोसा नहीं, नहीं जानते, है ना। पूरा भरोसा है, कुछ भरोसा से ज़्यादा है, बहुत भरोसा नहीं, एकदम भरोसा नहीं। फिर भारत में पार्टी सदस्यता बढ़ी है। खुद को किसी दल का सदस्य बताने वाले लोगों की संख्या का ग्राफ 1967, 71, 1996, 1999, 2004। भारत में पार्टी सदस्यता बढ़ी है। वैश्विक औसत, जिम्बाब्वे, कनाडा, मेक्सिको, अर्जेंटीना, जापान, दक्षिण कोरिया, स्पेन। भारत 11.4। वैश्विक औसत, तंजानिया 26.2, बांग्लादेश 23.5, भारत 11.4, स्वीडन 10.3, युगांडा 9.5, अफ्रीका 9.2, चीन 8.3। क्या है ये? वैश्विक औसत है। तंजानिया, बांग्लादेश, भारत, स्वीडन, युगांडा, दक्षिण अफ्रीका, चीन। अच्छा, तंजानिया और बांग्लादेश, तंजानिया 26.2 और बांग्लादेश 23.5। फिर भारत, भारत का ये है 11.4, स्वीडन फिर 10.3, फिर युगांडा 9.5। इसके बाद में जिम्बाब्वे 6.3, कनाडा 6.1, मैक्सिको 4.5, अर्जेंटीना 4.5, जापान 3.4। क्या है ये? लोगों के दलगत जुड़ाव में बढ़ोतरी हुई है। विभिन्न दलों की सदस्य संख्या दक्षिण एशिया में शेष विश्व की अपेक्षा कहीं ज़्यादा है। ठीक है, आइए दलील व्यवस्था के बारे में हमने जो जाना उसे भारत के विभिन्न राज्यों पर लागू करें। यहाँ राज्य स्तर पर मौजूद 3 तरह की दलीय व्यवस्था दी गई है। क्या आप इन श्रेणियों के लिए कम से कम दो राज्यों के नाम से बता सकते हैं? क्या आप इन श्रेणियों के कम से कम दो राज्यों के नाम से बता सकते हैं? 2 दलीय व्यवस्था, 2 गठबंधनों वाली बहुदलीय व्यवस्था और बहुदलीय व्यवस्था। 2 दलीय व्यवस्था, 2 गठबंधनों वाली बहुदलीय व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्था। क्या समझा, क्या जाना? आइए दलीय व्यवस्था के बारे में हमने जो जाना उसे भारत के विभिन्न राज्यों पर लागू करें। यहाँ राज्य स्तर पर मौजूद 3 तरह की दलीय व्यवस्था दी गई है। क्या आप श्रेणियों के लिए कम से कम दो राज्यों के नाम बता सकते हैं? 2 दलीय व्यवस्था, 2 गठबंधनों वाली बहुदलीय व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्था। एक आईना आंकड़ों का। क्या ये कार्टून पिछले पन्ने पर दिए गए आंकड़ों के ग्राफ से मेल खाते हैं? 27% कनाडावासी मानते हैं कि लिबरल्स को सत्ता में होना चाहिए। फिर 35% कनाडावासी मानते हैं कि कंजर्वेटिव को सत्ता में होना चाहिए। कंजर्वेटिव। 98% कनाडावासी मानते हैं कि सभी नेताओं को एक बहुत बड़े कार की डिग्गी में बंद करके उसे नियाग्रा जलप्रपात में फेंक देना चाहिए। ये बात सही है। 98, ठीक है। 27, 35 और 98। क्या ये कार्टून पिछले पन्ने पर दिए गए आंकड़ों के ग्राफ से मेल खाते हैं? भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राजनीतिक दलों को पंजीकरण और मान्यता कैसे प्रदान की जाती है?
इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए देखें ECI.gov.in। अब है भाई राष्ट्रीय दल। ठीक है, राष्ट्रीय दल विश्व में संघीय व्यवस्था वाले लोकतंत्रों में दो तरह के राजनीतिक दल है। संघीय इकाइयों में सिर्फ एक इकाई में अस्तित्व रखने वाले दल और अनेक या संघ की सभी इकाइयों में अस्तित्व रखने वाले दल। भारत में भी यही स्थिति है। कई पार्टियां पूरे देश में फैली हुई है और इन्हें राष्ट्रीय पार्टी कहा जाता है। इन दलों को विभिन्न राज्यों में इकाइयां हैं, पर कुल मिलाकर देखें तो ये सारी इकाइयां राष्ट्रीय स्तर पर तय होने वाली नीतियों, कार्यक्रमों और रणनीतियों को ही मानती है। देश की हर पार्टी को निर्वाचन आयोग में अपना पंजीकरण कराना पड़ता है। क्या कराना पड़ता है? निर्वाचन आयोग में देश की हर पार्टी को। आयोग सभी दलों को समान मानता है, पर यह बड़े और स्थापित दलों को कुछ विशेष सुविधाएं देता है। इन्हें अलग चुनाव चिन्ह किया जाता है, जिसका प्रयोग पार्टी या अधिकृत उम्मीदवार ही कर सकता है। इस विशेषाधिकार और कुछ अन्य लाभ पाने वाले पार्टियों को मान्यता प्राप्त दल कहते हैं। चुनाव आयोग ने स्पष्ट नियम बनाए हैं कि कोई दल कितने प्रतिशत वोट और सीट जीतकर मान्यता प्राप्त मान्यता प्राप्त दल बन सकता है। एक मिनट। चुनाव आयोग ने स्पष्ट नियम बनाए हैं कि कोई दल कितने प्रतिशत वोट और सीट जीतकर मान्यता प्राप्त दल बन सकता है। जब कोई पार्टी राज्य विधानसभा चुनाव में पड़े कुल मतों का 6% या इससे अधिक हासिल करती है और कम से कम 2 सीटों पर जीत दर्ज करती है, तो उसे अपने राज्य के राजनीतिक दल के रूप में मान्यता मिल जाती है। कितने? जब कोई पार्टी राज्य के विधानसभा के चुनाव में पड़े कुल मतों का 6%, है ना, कुल मतों की बात है, कुल मतों का 6% या उससे अधिक हासिल करती है और कम से कम 2 सीटों पर जीत दर्ज करती है, तो उसे अपने राज्य के राजनीतिक दल के रूप में मान्यता मिल जाती है। अगर कोई दल लोकसभा चुनाव में पड़े कुल वोट का अथवा 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में पड़े कुल वोट का अथवा 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में पड़े कुल वोटों का 6% हासिल करता है और लोकसभा के चुनाव में कम से कम 4 सीटों पर जीत दर्ज करता है, तो उसे राष्ट्रीय दल की मान्यता मिलती है। ठीक है ना। अगर कोई दल लोकसभा चुनाव में पड़े कुल वोटों का, ये कुल वोट है, कुल वोट का अथवा 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में पड़े कुल वोटों का 6% हासिल करता है और लोकसभा के चुनाव में कम से कम 4 सीटों पर जीत दर्ज करता है, तो उसे राष्ट्रीय दल की मान्यता मिलती है। इस वर्गीकरण के हिसाब से 2019 में देश में 7 दल राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त थे। कितने थे 2019 में? 7 दल राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त थे। आइए इनमें से प्रत्येक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जानते हैं। लेकिन ये बता, राष्ट्रीय दल की पूछेगा तो क्या है विशेषता राष्ट्रीय दल की? अगर कोई दल लोकसभा चुनाव में पड़े कुल वोट का अथवा 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में पड़े कुल वोटों का 6% हासिल करता है और लोकसभा के चुनाव में कम से कम 4 सीटों पर जीत दर्ज करता है, तो उसे राष्ट्रीय दल की मान्यता मिलती है। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, यह 1 जनवरी 1998 को ममता बनर्जी के नेतृत्व में बनी। 1 जनवरी 1998। इसे 2016 में राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। पुष्प और तृण पार्टी का प्रतीक है। धर्मनिरपेक्षता और संघवाद के प्रति प्रतिबद्ध। 2011 से पश्चिम बंगाल में सत्ता में है। 2011 से अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा में भी इसकी उपस्थिति है। 2019 में हुए आम चुनाव में 4.07% वोट मिले और 22 सीटों पर जीत हासिल हुई, जिससे लोकसभा में यह चौथी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। – 2011 से पश्चिम बंगाल में सत्ता में है। आई बात समझ में? क्या चिन्ह है? पुष्प और तृण। वो ये पूछेगा पुष्प और तृण किस पार्टी का प्रतीक है? ममता बनर्जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। इंडिया, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, ऑल इंडिया तृणमूल नाम से ही पता चल रहा है ना, तृणमूल कांग्रेस।
हासिल हुई, जिससे लोकसभा में यह चौथी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। अब है बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी स्वर्गीय काशीराम के नेतृत्व में 1984 में गठन। बहुजन समाज जिसमें दलित, आदिवासी। बहुजन समाज पार्टी बहुजन समाज पार्टी स्वर्गीय काशीराम के नेतृत्व में 1984 में गठन। ये बताइए बहुजन समाज पार्टी का गठन किसके नेतृत्व में हुआ था? काशीराम। कब? 1984 में। बहुजन समाज जिसमें दलित, आदिवासी, पिछड़ी जातियां और धार्मिक अल्पसंख्यक शामिल है के लिए राजनीतिक सत्ता पाने का प्रयास और उनका प्रतिनिधित्व करने का दावा। पार्टी साहू महाराज, महात्मा फुले, पेरियार, रामास्वामी नायकर और बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों और शिक्षाओं से प्रेरणा लेती है। दलितों और कमज़ोर वर्ग के लोगों के कल्याण और उनके हितों की रक्षा के मुद्दों पर सबसे ज़्यादा सक्रिय इस पार्टी का मुख्य आधार उत्तर प्रदेश में है, पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली और पंजाब में भी यही पार्टी पर्याप्त ताकतवर है। पर मध्य प्रदेश है ना, MP, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली और पंजाब में भी यह पार्टी पर्याप्त ताकतवर है। अलग अलग पार्टियों से अलग अलग अवसरों पर समर्थन लेकर इसने उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार बनाई है। इस दल को 2019 के लोकसभा चुनाव में करीब 3.63% वोट मिले और 10 सीटें मिली। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस है ना, 1 जनवरी 1998 को ममता बनर्जी के नेतृत्व में। ममता बनर्जी किस पार्टी से संबंधित है? ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। 1 जनवरी 1998 पुष्प तृण 2011 पश्चिम बंगाल में सत्ता में है। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा में भी इसकी उपस्थिति है। 2019 में हुए आम चुनाव में इसे 4.7% वोट मिले और 22 सीटों पर। बहुजन समाज पार्टी किसके नेतृत्व में? स्वर्गीय काशीराम के नेतृत्व में। गठन 1984 में और पहली बाड़ी का ये 1998 में हुआ है। ये पुरानी है बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी वो क्वेश्चन पूछेगा, बताइए निम्न में से कौन सी पार्टी साहू महाराज के विचारों को या फिर सोच को समर्थन करती है? पार्टी साहू महाराज है ना, महात्मा फुले है, पेरियार रामास्वामी नायकर है, बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों। साहू महाराज, महात्मा फुले, पेरियार स्वामी नायकर और बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों और शिक्षाओं से प्रेरणा लेती है। दलित और कमज़ोर वर्ग के लोगों के कल्याण, उनके हितों की रक्षा के मुद्दे पर सबसे ज़्यादा सक्रिय इस पार्टी का मुख्य आधार उत्तर प्रदेश में है, पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली और पंजाब में भी यह पार्टी पर्याप्त ताकतवर है। अलग अलग पार्टियों से अलग अलग अवसरों पर समर्थन लेकर इसने उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार बनाई है। अलग अलग अवसरों पर समर्थन लेकर इस दल को 2019 के लोकसभा चुनाव में करीब 3.63% वोट मिले और 10 सीटें मिली। बात किसकी पढ़ रहे हैं अपन? ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस नहीं, ये बहुजन समाज पार्टी है ना, बहुजन समाज पार्टी। बताइए वह कौन सी पार्टी है जो साहू महाराज के विचारों का समर्थन करती है? बहुजन समाज पार्टी। साहू महाराज, महात्मा फुले, पेरियार रामास्वामी नायकर, बाबा साहब अम्बेडकर है ना। अब है भारतीय जनता पार्टी। पुराने भारतीय जनसंघ को, जिसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में गठित किया, पुनर्जीवित करके 1980 में यह पार्टी बनी। पुराने भारतीय जनसंघ को, जिसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में, किसने? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में गठित किया, पुनर्जीवित करके 1980 में यह पार्टी बनी। भारतीय जनता पार्टी कब बनी थी? 1980 में। 1951 में गठित किया, पुनर्जीवित करके 1980 में यह पार्टी बनी। भारत की प्राचीन संस्कृति, मूल्य, दीनदयाल उपाध्याय के विचार, समग्र मानवतावाद एवं अंत्योदय से प्रेरणा लेकर मजबूत और आधुनिक भारत बनाने का लक्ष्य, भारतीय राष्ट्रवाद और राजनीति
कि इसकी अवधारणा में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद या हिंदुत्व एक प्रमुख तत्व है। पार्टी जम्मू और कश्मीर को क्षेत्रीय और राजनीतिक स्तर पर विशेष दर्जा देने के खिलाफ है। पार्टी जम्मू और कश्मीर को क्षेत्रीय और राजनीतिक स्तर पर विशेष दर्जा देने के खिलाफ है। यह देश में रहने वाले सभी धर्म के लोगों के लिए समान नागरिक संहिता बनाने और धर्मांतरण पर रोक लगाने के पक्ष में है। धर्मांतरण 1990 के दशक में इसके समर्थन का आधार काफ़ी व्यापक हुआ। पहले देश के उत्तरी तथा पश्चिमी तथा शहरी इलाकों तक सिमटी रहने वाली इस पार्टी ने इस दशक में दक्षिण पूर्व, पूर्वोत्तर तथा देश के ग्रामीण इलाकों में अपना आधार बढ़ाया। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेता की हैसियत से यह पार्टी 1998 में सत्ता में आई। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेता की हैसियत से कब आई थी सत्ता में? 1998 में। गठबंधन में कई क्षेत्रीय दल शामिल थे। 2019 में हुए लोकसभा चुनावों में 303 सीटें जीतकर सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। 2019 में 303 सीटें लेकर अभी केंद्र में शासन करने वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का नेतृत्व यही दल कर रहा है। ठीक, कितनी सीटें जीती थी 2019 में? 303। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किस पार्टी की स्थापना की थी? भारतीय जनता पार्टी। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1951 में किसने गठित किया था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में गठित किया। पुनर्जीवित करके 1980 में यह पार्टी बनी। भारत की प्राचीन संस्कृति और मूल्य, दीनदयाल उपाध्याय के विचार, समग्र मानवतावाद एवं अंत्योदय से प्रेरणा लेकर मजबूत और आधुनिक भारत बनाने का लक्ष्य। भारतीय राष्ट्रवाद और राजनीति की इसकी अवधारणा में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद या हिंदुत्व का एक प्रमुख तत्व है। पार्टी जम्मू और कश्मीर को क्षेत्रीय और राजनीतिक स्तर पर विशेष दर्जा देने के खिलाफ है। यह देश में रहने वाले सभी धर्म के लोगों के लिए समान नागरिक संहिता बनाने और धर्मांतरण पर रोक लगाने के पक्ष में है। धर्मांतरण दक्षिण पूर्व, पूर्वोत्तर तथा देश के ग्रामीण इलाकों में अपना आधार बढ़ाया। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेता की हैसियत से पार्टी 1998 में सत्ता में आई। गठबंधन में कई क्षेत्रीय दल शामिल थे। पहली बार भारतीय जनता पार्टी कब सत्ता में आई? 1998 में। 2019 में कितनी सीटें जीती भाजपा ने? 303। अभी केंद्र में शासन करने वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का नेतृत्व यही दल कर रहा है। अब है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI। कम्युनिस्ट पार्टी भी अपन है। 1925 में गठित, काफ़ी पहले बन गई भाई। 1925 में गठित मार्क्सवाद, लेनिनवाद और धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र में आस्था, अलगाववादी और सांप्रदायिक ताकतों के विरोधी, यह पार्टी संसदीय लोकतंत्र को मजदूर वर्ग, किसानों और गरीबों के हितों को आगे बढ़ाने का एक उपकरण मानती है। दोबारा देख लें। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI की स्थापना कब की गई? 1925 में। यहाँ पर गठित की गई 1925 में। सबसे पहले की है अगर देखी जाए तो। ये किन विचारों का समर्थन करती है? मार्क्सवाद, लेनिनवाद और धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र में आस्था, अलगाववादी और सांप्रदायिक ताकतों की विरोधी, यह पार्टी संसदीय लोकतंत्र को मजदूर वर्ग, किसानों और गरीबों के हितों को आगे बढ़ाने के उपकरण मानती है। 1964 की फूट, जिसमें माकपा इससे अलग हुई, के बाद इसका जनाधार सिकुड़ता चला गया। कौन अलग हुई थी? 1940 फुट, जिसमें माकपा इससे अलग हुई थी 1964 में, के बाद इसका जनाधार सिकुड़ता चला गया। लेकिन केरल, पश्चिम बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में अभी भी ठीक ठाक स्थिति है। बहरहाल इसका समर्थन धीरे धीरे कम होता गया। 2019 के लोकसभा चुनावों में इसे 1% से कम वोट और 2 सीट हासिल हुई। मजबूत वाम मोर्चा बनाने के लिए सभी वामपंथी दलों को साथ लाने की पक्षधर।
2019 के लोकसभा चुनाव में इसे 1% से कम वोट मिले हैं भाई, 1% से 2019 के, और 2 सीट हासिल हुई है। मजबूत वाम मोर्चा बनाने के लिए सभी वामपंथी दलों को साथ लाने की पक्षधर है। ठीक ठीक। इंडियन नेशनल कांग्रेस दोबारा देख ले, है ना भाई, दोबारा देख ले। ये कौन सी है? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, CPI, गठन कब हुआ? 1925 में। किस सोच को बढ़ावा देती है? मार्क्सवाद, लेनिनवाद और धर्मनिरपेक्षता। और माकपा किससे अलग हुई थी? ये कम्युनिस्ट पार्टी से ही अलग हुई थी 1964 में। लेकिन केरल, पश्चिम बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में अभी भी ठीक ठाक स्थिति है। बहरहाल इसका समर्थन धीरे धीरे कम होता गया और 2019 के लोकसभा चुनाव में इसे 1% से कम वोट और 2 सीट हासिल हुई। मजबूत वाम मोर्चा बनाने के लिए सभी वामपंथी दलों को साथ लाने की पक्षधर। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, CPI है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, CPI है। स्थापना 1964 में स्थापित। मार्क्सवाद, है ना, लेनिनवाद में आस्था, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र की समर्थक तथा साम्राज्यवाद और सांप्रदायिकता की विरोधी। यह पार्टी भारत में सामाजिक आर्थिक न्याय का लक्ष्य साधने में लोकतांत्रिक चुनावों को सहायक और उपयुक्त मानती है। पश्चिम बंगाल, केरल और त्रिपुरा में बहुत मजबूत आधार। पश्चिम बंगाल, केरल और त्रिपुरा में कौन सी है ये? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, CPIM। ये भी कुछ ऐसी ही है ना, दताड़ी है इसमें, और इसमें दताड़ी और एक और है। स्थापना 1964 में। पश्चिम बंगाल, केरल और त्रिपुरा में बहुत मजबूत आधार। गरीबों, कारखाना मजदूरों, खेतिहर मजदूरों, बुद्धिजीवियों के बीच अच्छी पकड़। यह पार्टी देश में पूंजी और सामानों की मुक्त आवाजाही की अनुमति देने वाली नई आर्थिक नीति की आलोचक है। देश में पूंजी और सामानों की मुफ्त आवाजाही की अनुमति देने वाली नई आर्थिक नीतियों की आलोचक है। पश्चिम बंगाल में लगातार 34 वर्षों से शासन में रही है। आई बात समझ में? 34 वर्षों से पश्चिम बंगाल में। 2019 के चुनाव में इसने करीब 1.75% वोट और लोकसभा की 3 सीटें हासिल की। इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसे आमतौर पर कांग्रेस पार्टी कहा जाता है। यह दुनिया के सबसे पुराने दलों में से एक है। 1885 में गठित इस दल में कई बार विभाजन हुए। आज़ादी के बाद राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर अनेक दशकों तक इसने प्रमुख भूमिका निभाई। जवाहरलाल नेहरू की अगुवाई में इस दल ने भारत को एक आधुनिक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने का प्रयास किया। 1971 तक लगातार, फिर 1980 से 1989 तक इसने देश पर शासन किया। 1971 तक लगातार और फिर 80 से 89 तक इसने देश पर शासन किया। 1989 के बाद से इस दल के समर्थन में कमी आई, पर अभी यह पूरे देश और समाज के सभी वर्गों में अपना आधार बनाए हुए हैं। अपने वैचारिक रुझान में मध्यम मार्गी, न वामपंथी न दक्षिणपंथी, इस दल ने धर्मनिरपेक्षता और कमजोर वर्गों तथा अल्पसंख्यक समुदायों के हितों को अपना मुख्य एजेंडा बनाया है। यह दल नई आर्थिक नीतियों का समर्थन है, पर इस बात को लेकर भी सचेत है कि इन नीतियों का गरीब और कमजोर वर्गों पर बुरा असर न पड़े। नई आर्थिक नीतियों का समर्थक है। ठीक। 2004 से 14 तक संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार का नेतृत्व। 2004 से 2014 और 19 के लोकसभा चुनाव में यह पार्टी पराजित हुई। 2019 के लोकसभा चुनावों में इसे 19.5% वोट तथा 52 सीटें मिली है। 19.5% वोट। नेशनल कांग्रेस पार्टी, NCP, ठीक है ना, नेशनल एंड कांग्रेस CP, है ना, NCP। कांग्रेस पार्टी में विभाजन के बाद 1999 में यह पार्टी बनी। लोकतंत्र, गांधीवाद, धर्मनिरपेक्षता, समता,
सामाजिक न्याय और संघवाद मांगता है। यह पार्टी सरकार के प्रमुख पदों को सिर्फ भारत में जन्मे नागरिकों के लिए आरक्षित करना चाहती है। यह पार्टी सरकार के प्रमुख पदों को सिर्फ भारत में जन्मे नागरिकों के लिए आरक्षित करना चाहती है। महाराष्ट्र में प्रमुख ताकत होने के साथ ही यह मेघालय, मणिपुर, असम में भी ताकतवर है। CPI 1999 में भारत में जन्मे नागरिकों के लिए आरक्षित करना चाहती है। सरकार के प्रमुख पदों को है महाराष्ट्र में प्रमुख ताकत होने के साथ ही यह मेघालय, मणिपुर, असम में भी ताकतवर है। महाराष्ट्र में प्रमुख ताकत होने के साथ ही यह मेघालय, मणिपुर, असम में भी ताकतवर है। कांग्रेस के साथ महाराष्ट्र सरकार में भागीदार, 2004 से संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन में साझेदार। 2019 के लोकसभा चुनाव में इसने 1.4% वोट तथा 5% सीटें प्राप्त की। 5 सीटें प्राप्त की। क्षेत्रीय दल को बाद में पढ़ेंगे, पहले जो रह रहा है उसको देख लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है भाई। नेशनल कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी में विभाजन के बाद 1999 में यह पार्टी बनी। लोकतंत्र, गांधीवादी, धर्मनिरपेक्षता, समता, सामाजिक न्याय और संघवाद मांगता है। यह पार्टी सरकार के प्रमुख पदों को सिर्फ भारत में जन्मे नागरिकों के लिए आरक्षित करना चाहती है। महाराष्ट्र में प्रमुख ताकत होने के साथ ही यह मेघालय, मणिपुर और असम में भी ताकतवर है। कांग्रेस के साथ महाराष्ट्र सरकार में भागीदार, 2004 से संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन में साझेदार। 2019 के लोकसभा चुनाव में इसने 1.4% वोट तथा 5 सीटें प्राप्त की। भारत में क्षेत्रीय पार्टियां, 13 अप्रैल 2018 की स्थिति है। ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कांग्रेस 1939। जम्मू एंड कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी। जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी 1999। 1999 जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कांग्रेस 1939। जम्मू एंड कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी। जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी 1999। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी 1999। भारत में क्षेत्रीय पार्टी है, 13 अप्रैल 2018। राष्ट्रीय लोकदल 1998। समाजवाद पार्टी 1992। उत्तर प्रदेश में है। राष्ट्रीय लोकदल 1998। समाजवाद पार्टी 1992। इसके बाद में जनता दल यू 1999। लोक जनशक्ति पार्टी 2000। ठीक। राष्ट्रीय लोकदल की स्थापना कब हुई थी? 1998। समाजवादी पार्टी की 1992। कहाँ से संबंधित है ये राष्ट्रीय लोकदल, समाजवादी पार्टी? ये है भाई साहब उत्तर प्रदेश में, है ना। इसके बाद में आम आदमी पार्टी 2012 में, पंजाब में भी। शिरोमणि अकाली दल 1920। इंडियन नेशनल लोक दल 1977 हरियाणा, यानी कि पंजाब में है शिरोमणि अकाली दल की 1920 में स्थापना। और आम आदमी पार्टी 2012 पंजाब में भी। इंडियन नेशनल लोक दल 1977। अब है जनता दल यू 1999। लोक जनशक्ति पार्टी 2000। राष्ट्रीय जनता दल 1998 झारखंड में भी। और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी 2013। ये कहाँ है भाई? ये बिहार में है।
जनता दल यू 1999, लोक जन पार्टी 2000, राष्ट्रीय जनता दल 1998 झारखंड में भी, और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी 2013। सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट 1993 और सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा 2013। सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट 1993, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा 2013। नाम आ रहा है वैसे तो नाम तो वो अगर ऑप्शन देगा तो और जो ऑप्शन देगा ना उनमें दे देगा नाम तो सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट 1993, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा 2013। असम यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट 2006, असम गण परिषद 1985, वोलोलैंड पीपुल्स फ्रंट असम में है ये। असम यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट 2006, असम गण परिषद 1985, बोडोलैंड पीपुल फ्रंट। बताइए बोडोलैंड पीपुल फ्रंट पार्टी कहाँ है? असम में। असम गण परिषद की स्थापना हुई थी, असम गण परिषद पार्टी की स्थापना हुई थी 1985। पीपुल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल प्रदेश, नागा पीपुल्स फ्रंट मणिपुर में भी, नागा अलग अलग है, असम में अलग है ना, अरुणाचल प्रदेश में अलग है और नागालैंड में अलग है। सिक्किम में अलग है, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट और सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा। इसके बाद मणिपुर पीपल डेमोक्रेटिक अलायंस मणिपुर में। मिजोरम पीपल्स कॉन्फ्रेंस 1972, मिजोरम नेशनलिस्ट पार्टी 1979, मिजो नेशनल फ्रंट 1961। मिजोरम पीपल्स कॉन्फ्रेंस 1972, मिजोरम नेशनलिस्ट पार्टी 1979, मिजो नेशनल फ्रंट 1961। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक पश्चिम बंगाल, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी केरल में भी। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक पश्चिम बंगाल में, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी केरल में भी है। कौन सी रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी? अब भाई ये चित्र दोनों में एक है। एल स्टेट पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी, नेशनल पीपुल्स पार्टी 2013 मणिपुर में भी। मेघालय की बात है ना। और तेलुगु देशम पार्टी 1982 तेलंगाना में भी, यानी कि जो तेलुगु देशम पार्टी है ना 1982, ये आंध्र प्रदेश के साथ साथ तेलंगाना में भी है। और YSR कांग्रेस पार्टी 2011 तेलंगाना में भी है। ऑल इंडिया NR कांग्रेस 2011 पांडुचेरी, पटियाली मध्यकल कच्ची 1990। ऑल इंडिया अन्ना DMK 1972 पांडुचेरी में भी, तमिलनाडु बात है। ऑल इंडिया अन्ना DMK 1972 और पांडुचेरी में भी है ये। ठीक। द्रविड़ मुनेत्र कंगड़म 1949 पांडुचेरी में भी। दसिया मेर पोक्कू द्रविड़ कंगड़म 2005। ऐसे क्वेश्चन में से आया तो है नहीं है, पता नहीं भाई। केरल कांग्रेस मणि 1964, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग 1948 केरल, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग 1948। तेलंगाना राष्ट्र समिति 2001, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ये कहाँ है भाई? ये है कहाँ? तेलंगाना में। जनता दल सेक्युलर कर्नाटक 1999 केरल में भी। तेलंगाना राष्ट्र समिति 2001 और ऑल इंडिया
तेलंगाना। केरल कांग्रेस मणि 1964, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग 1948। ठीक, आ सकता है यहाँ कि कौन सी पार्टी कहाँ है, कब किसकी स्थापना है। शिवसेना 1966 महाराष्ट्र, बीजू जनता दल 1977 उड़ीसा, झारखंड JMM 1973, AJSU पार्टी 1986 और JBMP 2006। JMM 1973, AJSU पार्टी 1986, JBMP 2006 झारखंड। पश्चिम बंगाल ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी केरल में भी। बिहार उत्तर प्रदेश। ठीक, आ सकता है ऐसे क्वेश्चन कि कौन सी पार्टी कहाँ है, या फिर कहाँ कब स्थापना हुई। आया तो नहीं है वैसे क्वेश्चन, लेकिन आ जाए तो आ जाए भाई। मणिपुर में कौन सी पार्टी है, मिजोरम में कौन सी पार्टी है, पश्चिम बंगाल में कौन सी पार्टी है, या फिर पटियाली मक्कल कच्ची पार्टी कहाँ है, YSR कांग्रेस पार्टी कहाँ है। अब है क्षेत्रीय दल। ठीक, कितना हो रहा है पाठ। क्षेत्रीय दल, राजनीतिक दलों के लिए चुनौतियाँ, वल्लुस्कोनी की कठपुतलियाँ। एक दलीय देश। फिर दलों को कैसे सुधारा जा सकता है, कृपया ध्यान दें। चुनाव आयोग। ठीक है ना। फिर पाठ हो गया। हाँ, क्षेत्रीय दल, क्षेत्रीय दल, क्षेत्रीय दल। क्षेत्रीय दल, इन 7 पार्टियों के अलावा अन्य सभी प्रमुख दलों को निर्वाचन आयोग ने राज्य दल के रूप में मान्यता दी है। इन 7 पार्टियों के अलावा अन्य सभी प्रमुख दलों को निर्वाचन आयोग ने राज्य दल, ये क्या होता है भाई, के रूप में मान्यता दी है। आमतौर पर इन्हें क्षेत्रीय दल कहा जाता है। यह जरूरी नहीं कि अपनी विचारधारा या नजरिए में ये पार्टियाँ क्षेत्रीय ही हो। इनमें से कुछ अखिल भारतीय दल है, पर इन्हें कुछ क्षेत्रों में ही सफलता मिल पाई है। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल का राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक संगठन है और इनकी कई राज्यों में इकाइयाँ हैं। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल का राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक संगठन है और इनकी कई राज्यों में इकाइयाँ हैं। किसकी? समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल। राष्ट्रीय 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 जनता दल इकाइयाँ हैं। इकाइयाँ है। बीजू जनता दल, सिक्किम लोकतांत्रिक मोर्चा, मेजो नेशनल फ्रंट और तेलंगाना राष्ट्र समिति जैसी पार्टी अपनी क्षेत्रीय पहचान को लेकर सचेत है। पिछले 3 दशकों में क्षेत्रीय दलों की संख्या और ताकत में वृद्धि हुई है। इससे भारतीय संसद विविधताओं से और भी ज़्यादा संपन्न हुई है। 2014 तक किसी एक राष्ट्रीय दल का लोकसभा में बहुमत नहीं रहा। 2014 तक परिणामस्वरूप राष्ट्रीय दल क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन करने को मजबूर हुए। 1996 के बाद से लगभग प्रत्येक क्षेत्रीय दल को एक या दूसरी राष्ट्रीय स्तर की गठबंधन सरकार हिस्सा बनने का अवसर मिला। इससे हमारे देश में संघवाद और लोकतंत्र मजबूत हुए। इन दोनों के ब्यौरों के लिए पिछले पृष्ठ का नक्शा देखें।
क्षेत्रीय दल। 2014 तक किसी एक राष्ट्रीय दल का लोकसभा में बहुमत नहीं रहा। 2014 तक परिणामस्वरूप राष्ट्रीय दल क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन करने को मजबूर हुए। 1996 के बाद से लगभग प्रत्येक क्षेत्रीय दल को एक या दूसरी राष्ट्रीय स्तर की गठबंधन सरकार का हिस्सा बनने का अवसर मिला। इससे हमारे देश में संघवाद और लोकतंत्र मजबूत है। इन दलों के ब्यौरे के लिए पिछले पृष्ठ का नक्शा देखें। राजनीतिक दलों के लिए चुनौतियाँ। हमने देखा कि लोकतंत्र के कामकाज के लिए राजनीतिक पार्टियाँ कितनी महत्वपूर्ण है, चूँकि दल ही लोकतंत्र का सबसे ज़्यादा प्रकट रूप है। राजनीतिक दलों के लिए चुनौतियाँ। हमने देखा कि लोकतंत्र के कामकाज के लिए राजनीतिक पार्टियां कितनी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि दल ही लोकतंत्र का सबसे ज़्यादा प्रकट रूप है। इसलिए यह स्वाभाविक है कि लोकतंत्र के कामकाज की गड़बड़ियों के लिए लोग राजनीतिक दलों को ही दोषी ठहराएं। पूरी दुनिया में लोग इस बात से नाराज़ रहते हैं कि राजनीतिक दल अपना काम ठीक ढंग से नहीं करते। हमारे लोकतंत्र के साथ भी यही बात लागू होती है। आम जनता की नाराज़गी और आलोचना राजनीतिक दलों के कामकाज के 4 पहलुओं पर ही केंद्रित रही है। लोकतंत्र का प्रभावी उपकरण बने रहने के लिए राजनीतिक दलों को इन चुनौतियों का सामना करना चाहिए और इन पर जीत हासिल करनी चाहिए। पहली चुनौती पार्टी के भीतर आंतरिक लोकतंत्र का न होना। सारी दुनिया में यह प्रवृत्ति बन गई कि सारी ताकत एक या कुछ एक नेताओं के हाथ में सिमट जाती है। बर्लुस्कोनी इटली के प्रधानमंत्री थे। वे इटली के बड़े व्यवसायियों में एक हैं। वे 1993 में गठित फोर्जा इतालिया के नेता हैं। उनकी कंपनी कई टीवी चैनल, सबसे महत्वपूर्ण प्रकाशन गृह, एक फुटबॉल क्लब AC मिलान और बैंक की मालिक है। यह कार्टून पिछले चुनाव के समय का है। बर्लुस्कोनी की कठपुतलियाँ। कुछ एक नेताओं के हाथ में सिमट जाती है। पार्टियों के पास न तो सदस्यों की खुली सूची होती है, न नियमित रूप से सांगठनिक बैठकें होती है। इनके आंतरिक चुनाव भी नहीं होते। कार्यकर्ताओं से वे सूचनाओं का साझा भी नहीं करते। सामान्य कार्यकर्ता अनजान ही रहता है कि पार्टी के अंदर क्या चल रहा है। उसके पास न तो नेताओं से जुड़कर फैसलों को प्रभावित करने की ताकत होती है, न ही कोई माध्यम। परिणामस्वरूप पार्टी के नाम पर सारे फैसले लेने का अधिकार उस पार्टी के नेता हथिया लेते हैं। क्योंकि कुछ एक नेताओं के पास ही असली ताकत होती है, इसलिए जो उनसे असहमत होते हैं उनका पार्टी में टिके रहना पाना मुश्किल हो जाता है। पार्टी के सिद्धांतों और नीतियों से निष्ठा की जगह नेता से निष्ठा की ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाती है। नेता से निष्ठा ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाती है। दूसरी चुनौती पहली चुनौती से ही जुड़ी है। यह है वंशवाद की चुनौती। क्योंकि अधिकांश दल अपना कामकाज पारदर्शी तरीके से नहीं करते, इसलिए सामान्य कार्यकर्ता के नेता बनने और ऊपर आने की गुंजाइश काफ़ी कम होती है। जो लोग नेता होते हैं वे अनुचित लाभ लेते हुए अपनी नज़दीकी लोगों, यहाँ तक कि अपने ही परिवार के लोगों को आगे बढ़ाते हैं। अनेक दलों में शीर्ष पद पर हमेशा एक ही परिवार के लोग आते हैं। यह दल के अन्य सदस्यों के साथ अन्याय है। यह बात लोकतंत्र के लिए भी अच्छी नहीं है, क्योंकि इसे अनुभवहीन और बिना जनाधार वाले लोग ताकत वाले पदों पर पहुंच जाते हैं। यह प्रवृत्ति कुछ प्राचीन लोकतांत्रिक देशों सहित कमोबेश पूरी दुनिया में दिखाई देती है। तीसरी चुनौती दलों में, खासकर चुनाव के समय, पैसा और आपराधिक तत्वों की बढ़ती घुसपैठ की है। चूँकि पार्टियों की सारी चिंता चुनाव जीतने की होती है, अतः इसके लिए कोई भी जायज़ या नाजायज़ तरीका अपनाने से वे परहेज नहीं करती। वे ऐसे ही उम्मीदवार उतारती है जिनके पास काफ़ी पैसा हो या जो पैसे जुटा सके। किसी पार्टी को ज़्यादा धन देने वाली कंपनियां और अमीर लोग उस पार्टी की नीतियों और फैसलों को भी प्रभावित करते हैं। कई बार पार्टियां चुनाव जीत सकने वाले अपराधियों का समर्थन करती है या उनकी मदद लेती है। दुनिया भर में लोकतंत्र के समर्थक लोकतांत्रिक राजनीति में अमीर लोग और बड़ी कंपनियों की बढ़ती भूमिका को लेकर चिंतित है। चौथा कारण है चौथी चुनौती पार्टियों के बीच विकल्पहीनता की स्थिति है। सार्थक विकल्प का मतलब होता है कि विभिन्न पार्टियों की नीतियों और कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण अंतर हो। हाल के वर्षों में दोनों के बीच वैचारिक अंतर कम होता गया है और यह प्रवृत्ति दुनिया भर में दिखती है। जैसे ब्रिटेन और लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी के बीच अब बड़ा कम अंतर रह गया है।
ब्रिटेन में लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी, ये क्वेश्चन आ चुका है। बताइए लेबर पार्टी कहाँ की है, यहाँ पर कंजर्वेटिव पार्टी कहाँ की है, यहाँ पर ब्रिटेन में कौन सी पार्टी है, यहाँ पर अमेरिका में कौन सी पार्टी है। ब्रिटेन की लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी के बीच अब बड़ा कम अंतर रह गया है। दोनों दल बुनियादी मिसालों पर सहमत हैं। उनके बीच अंतर बस ब्यौरों का रह गया है कि नीतियाँ कैसे बनाई जाएँ और उन्हें कैसे लागू किया जाए। अपने देश में भी सभी बड़ी पार्टियों के बीच आर्थिक मसलों पर बड़ा कम अंतर रह गया है। जो लोग इससे अलग नीतियाँ चाहते हैं उनके लिए कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है। कई बार लोगों के पास एकदम नया नेता चुनने का विकल्प भी नहीं होता, क्योंकि वही थोड़े से नेता हर दल में आते जाते रहते हैं। 50 करोड़। आप तो पहले से ही धनकुबेर हैं, फिर चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं। क्या इसका मतलब यह है कि लोकतंत्र में लोग सिर्फ पैसे बनाने के लिए चुनाव लड़ते हैं। पर क्या यह सही नहीं कि बहुत से राजनेता जनता की भलाई के लिए प्रतिबद्ध है। क्या आप इस हिस्से पृष्ठ 57 से 67 के दिए गए कार्टूनों में दर्शाई गई चुनौतियों की पहचान कर सकते हैं। राजनीति में धन तथा बल के दुरुपयोग को रोकने के क्या तरीके हैं। पीछे देख लेते हैं ना। यह कार्टून संयुक्त राज्य अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश के कार्यकाल में बना था। इस पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथी है। कार्टून देश के सभी प्रमुख संस्थानों पर कॉरपोरेट अमेरिका का नियंत्रण होने का संकेत करता लगता है। दोस्त और दुश्मन, राष्ट्रपति, उछला सदन, निचला सदन, उच्चतम न्यायालय, व्यवसायी अमेरिका, एक दलीय देश। उच्चतम न्यायालय। दल महिलाओं को पर्याप्त टिकट क्यों नहीं देते। क्या इसका कारण आंतरिक लोकतंत्र की कमी है। वोट फॉर। बर्लुस्कोनी इटली के प्रधानमंत्री थे। वह इटली के बड़े व्यवसायियों में एक हैं। वे 1993 में गठित फोर्जा इतालिया के नेता हैं। उनकी कंपनी कई टीवी चैनल, सबसे महत्वपूर्ण प्रकाशन गृह, एक फुटबॉल क्लब, एसी मिलान और बैंक की मालिक है। यह कार्टून पिछले चुनाव के समय का है। क्षेत्रीय दल। पंडुचेरी ऑल इंडिया आर कांग्रेस, जनता दल, गोवा फॉरवर्ड पार्टी, महाराष्ट्र कौमांतक पार्टी, शिवसेना, उड़ीसा बीजू जनता दल 1977, मणिपुर, नागालैंड, झारखंड JMM, AJSU पार्टी 1986, JVMP 2006, बिहार, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। आगे चलते हैं। दलों को कैसे सुधारा जा सकता है। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए ज़रूरी है कि राजनीतिक दलों में सुधार हो। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या राजनीतिक दल सुधरने को तैयार है। अगर वे तैयार नहीं है तो क्या उन्हें सुधरने को मजबूर किया जा सकता है। दुनिया भर के नागरिक इन सवालों को लेकर परेशान हैं। ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आसान नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में आखिर फैसला राजनेता ही करते हैं, जो विभिन्न राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व। बात बोले भेद कौन दल बदल। विधायिका के लिए किसी दल विशेष से निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधि का उस दल को छोड़कर किसी अन्य दल में चले जाना। विधायिका के लिए किसी दल विशेष से निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधि का विधायिका के लिए किसी दल विशेष से निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधि का उस दल को छोड़कर किसी अन्य दल में चले जाना। कृपया ध्यान दें, चुनावी अनुशासन की बात हमारे पल्ले नहीं पड़ने वाली।
क्या आप इस तरह से राजनीतिक दलों को सुधारने का समर्थन करते हैं? चुनाव आयोग, कृपया ध्यान दें। विभिन्न राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व द्वारा चुनाव लड़ने वाले हर उम्मीदवार को अपनी संपत्ति का और अपने खिलाफ चल रहे आपराधिक मामलों का ब्यौरा एक शपथ पत्र के माध्यम से देना अनिवार्य कर दिया गया है। इस नई व्यवस्था से लोगों को अपने उम्मीदवारों के बारे में बहुत सी पक्की सूचनाएं उपलब्ध होने लगी है, पर उम्मीदवार द्वारा दी गई सूचनाएं सही है या नहीं, यह जांच करने की कोई व्यवस्था नहीं है। अभी तक हम यह बात भरोसे से नहीं कह सकते कि इस व्यवस्था के बन जाने के बाद से राजनीति पर अमीरों और अपराधियों का प्रभाव घटा है या नहीं। चुनाव आयोग ने एक आदेश के जरिए सभी दलों के लिए सांगठनिक चुनाव कराना और आयकर का रिटर्न भरना जरूरी बना दिया है। चुनाव आयोग ने एक आदेश के जरिए सभी दलों के लिए, ये तो छोड़ ही दिया, तो डायरेक्ट उस पर पहुँच गए। राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व करते हैं। लोग उनको बदल सकते हैं, पर उनकी जगह फिर नए नेता ही लेते हैं। अगर वे सभी सुधरना नहीं चाहते तो कोई उनको सुधारने के लिए कैसे मजबूर कर सकता है? आइए अपने देश में राजनीतिक दलों और उसके नेताओं को सुधारने के लिए हाल में जो प्रयास किए गए हैं या जो सुझाव दिए गए हैं उन पर गौर करें। विधायिका और सांसदों को दल बदल करने से रोकने के लिए संविधान में संशोधन किया गया है। निर्वाचित प्रतिनिधियों के मंत्री पद या पैसे के लोभ में दल बदल करने में आई तेजी को देखते हुए ऐसा किया गया है। नए कानून के अनुसार अपना दल बदलने वाले सांसद या विधायक को अपनी सीट भी गंवानी होगी। इस नए कानून से दल बदल में कमी आई है, पर इससे पार्टी में विरोध का कोई स्वर उठाना और भी मुश्किल हो गया है। पार्टी नेतृत्व जो फैसला करता है, सांसद और विधायकों को उसे मानना ही होता है। उच्चतम न्यायालय ने पैसे और अपराधियों का प्रभाव कम करने के लिए एक आदेश जारी किया है। इस आदेश के द्वारा चुनाव लड़ने वाले हर उम्मीदवार को अपनी संपत्ति का और अपने खिलाफ चल रहे आपराधिक मामलों का ब्यौरा एक शपथ पत्र के माध्यम से देना अनिवार्य कर दिया गया है। इस नई व्यवस्था से लोगों को अपने उम्मीदवार के बारे में बहुत सी पक्की सूचनाएं उपलब्ध होने लगी है, पर उम्मीदवार द्वारा दी गई सूचनाएं सही है या नहीं, यह जांच करने की कोई व्यवस्था नहीं है। अभी तक हम ये बात भरोसे से नहीं कह सकते कि इस व्यवस्था के बन जाने के बाद से राजनीति पर अमीरों और अपराधियों का प्रभाव घटा है या नहीं। चुनाव आयोग ने एक आदेश के जरिए सभी दलों के लिए सांगठनिक चुनाव कराना और आयकर का रिटर्न भरना जरूरी बना दिया है। चुनाव आयोग ने एक आदेश के जरिए सभी दलों के लिए सांगठनिक चुनाव कराना और आयकर का रिटर्न भरना जरूरी बना दिया है। दलों ने ऐसा करना शुरू भी कर दिया, पर कई बार ऐसा सिर्फ खाना पूरी करने के लिए होता है। यह बात अभी नहीं कही जा सकती कि इससे राजनीतिक दलों में अंदरूनी लोकतंत्र मजबूत हुआ है। इनके अलावा राजनीतिक दलों में सुधार के लिए अक्सर कई कदम सुझाए जाते हैं। राजनीतिक दलों के आंतरिक कामकाज को व्यवस्थित करने के लिए कानून बनाया जाना चाहिए। सभी दल अपने सदस्यों की सूची रखें, अपने संविधान का पालन करें, पार्टी में विवाद की स्थिति में एक स्वतंत्र प्राधिकारी को पंच बनाएं और सबसे बड़े पदों के लिए खुला चुनाव कराएं। यह व्यवस्था अनिवार्य की जानी चाहिए। राजनीतिक दलों के आंतरिक कामकाज को व्यवस्थित करने के लिए कानून बनाना जाना चाहिए, ठीक है। सभी दल अपने सदस्यों की सूची रखें, अपने संविधान का पालन करें, पार्टी में विवाद की स्थिति में एक स्वतंत्र प्राधिकारी को पंच बनाएं और सबसे बड़े पदों के लिए खुला चुनाव कराएं। यह व्यवस्था अनिवार्य की जानी चाहिए। राजनीतिक दल महिलाओं को एक खास न्यूनतम अनुपात में करीब 1/3 जरूर टिकट दें। इस प्रकार दल के प्रमुख पदों पर भी औरतों के लिए आरक्षण होना चाहिए। इस प्रकार दल के प्रमुख पदों पर भी औरतों के लिए आरक्षण होना चाहिए। चुनाव का खर्च सरकार उठाए। सरकार दलों को चुनाव लड़ने के लिए धन दें। यह मदद पेट्रोल, कागज, फोन वगैरह के रूप में भी हो सकती है, या फिर पिछले चुनाव में मिले मतों के अनुसार अनुपात में नगद पैसा दिया जा सकता है।
या फिर पिछले चुनाव में मिले मतों के अनुपात में नगद पैसा दिया जा सकता है। राजनीतिक दलों ने अभी तक इन सुझावों को नहीं माना है। अगर इन्हें मान लिया गया तो संभव है कि इनसे कुछ सुधार हो, लेकिन हर राजनीतिक समस्या के लिए महज कानूनी समाधान की बात करते हुए हमें सावधान रहना चाहिए। दलों को ज़रूरत से ज़्यादा नियमों से जकड़ना नुकसानदेह भी हो सकता है। इससे सभी दल कानून को दरकिनार करने का तरीका ढूंढने लगेंगे। इसके अलावा राजनीतिक दल खुद भी ऐसा कानून पास करने पर सहमत नहीं होंगे जिससे वे पसंद नहीं करते। जिसे वे पसंद नहीं करते। दो और तरीके हैं जिनसे राजनीतिक दलों को सुधारा जा सकता है। पहला तरीका है राजनीतिक दलों पर लोगों द्वारा दबाव बनाने का। यह काम चिट्ठियां लिखने, प्रचार करने और आंदोलन के जरिए किया जा सकता है। आम नागरिक दबाव समय, आंदोलन और मीडिया के माध्यम से यह काम किया जा सकता है। अगर दलों को लगे कि सुधार न करने से उनका जनाधार गिरने लगेगा या उनकी छवि खराब होगी तो इससे लेकर वे गंभीर होने लगेंगे। सुधार का दूसरा तरीका है सुधार की इच्छा रखने वालों का खुद राजनीतिक दलों में शामिल होना। लोकतंत्र की गुणवत्ता लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी से तय होती है। लोकतंत्र की गुणवत्ता लोगों की भागीदारी से तय होती है। अगर आप नागरिक खुद राजनीति में हिस्सा न लें और बाहर से ही बातें करते रहें तो सुधार मुश्किल है। खराब राजनीति का समाधान है ज़्यादा से ज़्यादा राजनीति और बेहतर राजनीति। खराब राजनीति का समाधान है ज़्यादा से ज़्यादा राजनीति और बेहतर राजनीति। हम इस बात की चर्चा फिर से आखिरी अध्याय में करेंगे, ठीक है ना? हो गया और क्या? कुछ देख लेते हैं, कुछ रह रहा हो तो। शपथ पत्र क्या है? किसी अधिकारी को सौंपा गया एक दस्तावेज। इसमें कोई व्यक्ति अपने बारे में निजी सूचनाएं देता है और उनके सही होने के बारे में शपथ उठाता है। इस पर सूचना देने वाले के हस्ताक्षर होते हैं। चुनावी अनुशासन की बात हमारे पल्ले नहीं पड़ने वाली। क्या आप इस तरह से राजनीतिक दलों को सुधारने का समर्थन करते हैं? दल बदल लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की विभिन्न भूमिकाओं की चर्चा करें। राजनीतिक दलों के सामने क्या चुनौतियां हैं? राजनीतिक दल अपना कामकाज बेहतर ढंग से करें, इसके लिए उन्हें मजबूत बनाने के कुछ सुझाव दें। राजनीतिक दल का क्या अर्थ होता है? किसी भी राजनीतिक दल के क्या गुण होते हैं? लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की विभिन्न भूमिकाओं की चर्चा करें। राजनीतिक दलों के सामने क्या चुनौतियां हैं? राजनीतिक दल अपना कामकाज बेहतर ढंग से करें, इसके लिए उन्हें मजबूत बनाने के कुछ सुझाव दें। राजनीतिक दल का क्या अर्थ होता है? किसी भी राजनीतिक दल के क्या गुण होते हैं? चुनाव लड़ने और सरकार में सत्ता संभालने के लिए एकजुट हुए लोगों के समूह को क्या कहते हैं? पहली सूची संगठन दल। चुनाव लड़ने और सरकार में सत्ता संभालने के लिए एकजुट हुए लोगों के समूह को गठबंधन की सरकार कहते हैं। पहली सूची संगठन या दल और दूसरी सूची गठबंधन और मोर्चा के नामों का मिलान करें और नीचे दिए गुटों के नामों के आधार पर सही उत्तर ढूंढें। जब इंडियन नेशनल कांग्रेस, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, वाम मोर्चा पता नहीं, देख लेना है। इंडियन नेशनल कांग्रेस,
ये तो सही है, इसका ये है, इसका ये है। कम्युनिस्ट पार्टी, इसका पता नहीं है क्षेत्रीय दल है या वाम मोर्चा है। इनमें से कौन बहुजन समाज पार्टी का संस्थापक है? बहुजन समाज, काशीराम या साहू महाराज? साहू महाराज, काशीराम, काशीराम है शायद। भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है? समग्र मानवतावाद, आधुनिकता, क्रांतिकारी लोकतंत्र। मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है? बहुजन समाज। पार्टियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर गौर करें। राजनीतिक दलों पर लोगों का ज़्यादा भरोसा नहीं है। सही है। दलों में अक्सर बड़े नेताओं के घोटालों की गूंज सुनाई देती है। सरकार चलाने के लिए पार्टियों का होना जरूरी नहीं है। पार्टियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर गौर करें। नहीं जरूरी है। दलों में अक्सर बड़े नेताओं के घोटाले की गूंज सुनाई देती है। राजनीतिक दलों पर लोगों का ज़्यादा भरोसा नहीं है। ए और वह सही है। ए और वह है क्या? यह है। मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री है। मोहम्मद यूनुस। गरीबों के आर्थिक और सामाजिक विकास के प्रयासों के लिए उन्हें अनेक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। उन्हें और उनके द्वारा स्थापित ग्रामीण बैंक को संयुक्त रूप से 2006 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था भाई, 2006 का। फरवरी 2007 में उन्होंने एक राजनीतिक दल बनाने और संसदीय चुनाव लड़ने का फैसला किया। उनका उद्देश्य सही नेतृत्व को उभारना, अच्छा शासन देना और नए बांग्लादेश का निर्माण करना है। उन्हें लगता है कि पारंपरिक दलों से अलग एक नए राजनीतिक दल से ही नई राजनीतिक संस्कृति पैदा हो सकती है। उनका दल निचले स्तर से लेकर ऊपर तक लोकतांत्रिक होगा। नागरिक शक्ति नामक इस नए दल के गठन से बांग्लादेश में हलचल मच गई। उनके फैसलों को काफ़ी लोगों ने पसंद किया तो अनेक को यह अच्छा नहीं लगा। एक सरकारी अधिकारी के शाहिदुल इस्लाम ने कहा, मुझे लगता है कि अब बांग्लादेश में अच्छे और बुरे के बीच चुनाव कराना संभव हो गया है। अब एक अच्छी सरकार की उम्मीद की जा सकती है। यह सरकार न केवल भ्रष्टाचार से दूर रहेगी बल्कि भ्रष्टाचार और काले धन की समाप्ति को भी अपनी प्राथमिकता बनाएगी। पर दशकों से मुल्क की नाराजगी में रुतबा रखने वाले पुराने दलों के नेताओं में संशय है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के एक बड़े नेता का कहना है, नोबेल पुरस्कार जीतने पर क्या बहस हो सकती है, पर राजनीति एकदम अलग चीज़ है, एकदम चुनौती भरी और अक्सर विवादास्पद। कुछ अन्य लोगों का स्वर और खड़ा था। वे उनके राजनीति में आने पर सवाल उठाने लगे। एक राजनीति प्रेक्षक ने कहा, देश से बाहर की ताकत है उन्हें राजनीति पर थोप रही है। क्या आपको लगता है कि यूनुस ने नई राजनीति पार्टी बनाकर ठीक किया? क्या आप विभिन्न लोगों द्वारा जारी बयानों और आदेशों से सहमत हैं? इस पार्टी को दूसरों से अलग काम करने के लिए खुद को किस तरह संगठित करना चाहिए? अगर आप इस राजनीतिक दल के संस्थापकों में से एक होते तो इसके पक्ष में क्या दलील देते? संस्थापकों में ये पार्ट था भाई। करीब व्यक्ति जरूर टिकटें दें। 'राजनीतिक दलों के लिए चुनौतियाँ'। क्षेत्रीय दल। 1996 के बाद से लगभग प्रत्येक क्षेत्रीय दल को एक या दूसरी राष्ट्रीय स्तर की गठबंधन सरकार का हिस्सा बनने का अवसर मिला। गोवा फॉरवर्ड पार्टी, महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी केरल में भी।
असम गण परिषद 1985, असम यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट 2006, नेशनल कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट CPI, इंडियन नेशनल कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI, बहुजन समाज पार्टी काशीराम है भाई के नेतृत्व में 1984 में गठन। ये 7 पार्टी ये याद होनी चाहिए, किसने किसकी स्थापना करी, कौन किस पार्टी से संबंधित है। बहुजन समाज पार्टी स्वर्गीय काशीराम के नेतृत्व 1984 में गठन। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 1 जनवरी 1998 को ममता बनर्जी के नेतृत्व में बनी। भारतीय जनता पार्टी है पुराने भारतीय जनसंघ को, जिसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में गठित किया। पुनर्जीवित करने के लिए 1980 में यह पार्टी बनी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1951 में, पुनर्जीवित करके 1980 में। वैश्विक औसत भारत 11.4। भारत में पार्टी सदस्यता बढ़ी है। राजनीतिक दलों में जन भागीदारी, राजनीतिक दल की जरूरत, राजनीतिक दल के कार्य, राजनीतिक दल का अर्थ, राजनीतिक दलों की जरूरत क्यों। मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।